हेलो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मगध साम्राज्य से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। तो भारत में महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होते हैं। 600 ईसा पूर्व में हमारे भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। उसी में से एक महाजनपद है मगध महाजनपद। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं मगध महाजनपद का उदय पन्ना और गया दोनों को सम्मिलित क्षेत्रों में हुआ था। तो प्राचीन मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसके एक वंश बृहदत्त वंश की जानकारी हमें पुराणों और महाभारत के अनुसार मिलता है, जिसके संस्थापक राजा बृहदत्त थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध था। जरासंध का अखाड़ा आज भी राजगीर में मौजूद है। इस वंश अर्थात बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हर्यक वंश की। तो आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मगध की सबसे प्राचीन वंश कौन सी थी, तो हम टिक करेंगे हर्यक वंश। अगर पूछे कि पुराणों और महाभारत के अनुसार मगध की प्राचीन वंश, तब हम टिक करेंगे बृहदत्त वंश को, नहीं तो सीधा रहेगा का प्रश्न तो हर्यक वंश को। तो चलिए हर्यक वंश की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्राचीन वंश था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश था और इसके संस्थापक बिंबिसार थे और इनकी राजधानी अर्थात मगध की राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी को पर्वतों का राजा कहा जाता है, अर्थात पंच पर्वतों का राजा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मगध का साम्राज्य विस्तार बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। मगध जो एक सीमा तक था, उसका साम्राज्य विस्तार किया जाने लगा। यह हुआ मगध का साम्राज्य विस्तार बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ से अब एक बात और आप ध्यान रखिए कि हर्यक वंश में बिंबिसार है और मौर्य वंश में बिंदुसार है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। बिंबिसार ने अस्थायी सेना रखा। प्रथम बार बिंबिसार ने अस्थायी सेना का संगठन किया। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए 2 नीतियों का अनुपालन किया, जिसमें प्रथम नीति युद्ध नीति थी और दूसरी नीति वैवाहिक नीति थी, जिससे उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी चिल्लना से विवाह किया। वैद बिंबिसार के राज्य वैद का नाम जीवक था तथा इन्होंने जीवक को अवंती भेजा था। राजा प्रधोत की चिकित्सा करने के लिए। राजा प्रधोत को एक बहुत गंभीर बीमारी कुष्ठ रोग हो गया था। तो बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया। इसके पश्चात उनके पुत्र ही, जिसे अजातशत्रु कहा जाता है, अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक भी है, तो इसने पिता बिंबिसार का हत्या कर वज्जी के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, जिसमें इसने प्रथम बार रथ मुसल और महाशिला कंटक का नामक 2 विनाशकारी हथियारों का प्रयोग किया। अब इसमें आप रथ मुसल को अगर नहीं जानते हैं, तो अगर आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा, तो जो इसने अपने पिता अर्थात अजातशत्रु की हत्या कर राज गद्दी को प्राप्त किया। इसी कारण आप भी हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसके बाद उदयन ने गंगा और सोन की
संगम पर, गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और मगध का राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था तथा नागदशक की हत्या उसी के मंत्री शिशुनाग द्वारा कर दी गई और इसके पश्चात मगध में एक नए वंश का उदय हुआ जिसका नाम शिशुनाग वंश था। इसके स्थापक शिशुनाग ही था। इस वंश में एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम कालाशोक था। यह वैशाली, इसकी राजधानी वैशाली थी। इसके शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व अर्थात प्रथम बौद्ध संगति के 100 वर्षों के पश्चात हुआ। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को अस्थायी बनाई। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम महानंदी या नंदी वर्मन था। इसकी हत्या महापद्मानंद के द्वारा कर दी गई। महापद्मानंद इसका मंत्री था और इसी के साथ एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम नंद वंश था। इसके स्थापक महापद्मानंद थे। यह एक गैर क्षत्रिय वंश था तथा महापद्मानंद ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि यह सभी क्षत्रियों का नाश करेगा। अतः इसी कारण इन्हें छत्रांक, सर्व छत्रांक की उपाधि दी गई थी। और महापद्मानंद ने कलिंग को मगध में मिलाया अर्थात यह वही कलिंग है जो आगे चलकर सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण करेंगे। और इसने उपाधि धारण की, एक राठ का और दूसरा परशुराम का। इसके वंश अर्थात नंद वंश में कुल 9 शासक हुए जिसमें धनानंद क्रूर व घमंडी तथा अत्याचारी शासक था। 326 ईसा पूर्व में यूनानी आक्रमण करने भारत पर आया जो सिकंदर था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार नहीं किया और धनानंद ने अपने साम्राज्य में 124 प्रकार का कर लगाया था और इस कर से परेशान होकर यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही थी मौर्य वंश। और इसी के साथ धनानंद का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया 322 ईसा पूर्व में। इस समय सेल्यूकस निकेटर जो एक यूनानी आक्रांता था वह चंद्रगुप्त भारत पर आक्रमण करने आया और चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त जीत गया। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा चंद्रगुप्त ने 500 हाथियों का उपहार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिया। राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने मगध भेजा तथा मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम इंडिका था। इंडिका में पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसने उसमें लिखा है कि यह संपूर्ण आर्यावर्त में सबसे उत्तम और उत्कृष्ट प्रशासन कार्य है तथा हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने दहेज स्वरूप एरिया, अरोकेसिया, जेंड्रोसिया, पेरगम्पईड यह 4 प्रांत दिए जिसको अगर कहा जाए तो हेरात, मकरान, काबुल और कंधार जो वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान आदि प्रांत में आते हैं। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस यह एक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जीवनी दिखाया गया है और
अर्थशास्त्र नामक राजनीतिक से संबंधित पुस्तक चाणक्य ने लिखा। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता था, क्योंकि यूनानी आक्रमण का खतरा इसने समाप्त कर दिया। जैन धर्म के धर्मगुरु भद्रबाहु के आज्ञा पे चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेला गोला कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखन विधि से अपनी प्राण त्याग दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए। बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे अमित घात यूनानियों लेखों ने कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। यह आजीवक संप्रदाय को मानता था तथा सीरिया के राजा एंटीओकस ने डाइमेकस को मगध भेजा था। सीरिया के राजा एंटीओकस डाइमेकस को मगध भेजा था तथा यहाँ बिंदुसार ने एंटीओकस से 3 मांगे की। इसमें सूखा अंजीर, मदिरा व पुरोहित या दार्शनिक था, जिसमें से एंटीओकस ने सीरिया के राजा एंटीओकस ने 2 चीज़ें मान ली, एक सूखा अंजीर और मदिरा भेज दिया, परंतु पुरोहित या दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजा। उनका मानना था कि शिक्षा का व्यापार नहीं किया जा सकता। तो इसके पश्चात तक्षशिला के विद्रोह हुआ। तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे प्रथम बार सुसीम ने दबाया, लेकिन वह असफल हुआ और दूसरा बार अशोक गया। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई और उसके 4 सालों तक संघर्ष चला। 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध का राजा बना, जिसे अशोकवर्धन, वेदों में इसे अशोकवर्धन या देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में उसने कलिंग पर आक्रमण किया तथा उस भयानक रक्तपात से भरे युद्ध में 1 लाख लोगों की हत्या हुई और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हुए। इसके पश्चात उपगुप्त, जो बौद्ध धर्म का प्रचारक था, उससे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और धर्म की नीति अपनाई। और उन्होंने कहा कि अब तलवार से नहीं बल्कि धर्म से पूरी विश्व को विजय करेंगे। और सासाराम में से शिलालेख, स्तंभ लेख, जिसमें 7 स्तंभ लेख में से 3 बिहार में हैं, जिसमें है लोहरिया अरेराज, लोहरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, जो सभी के सभी चंपारण में स्थित है। बोधि वृक्ष का 5वां पीढ़ी जहानाबाद गया सीमा पर है। अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई गई, जो आजीविकों के लिए निवास के लिए था। एक का नाम था सुदामा गुफा, दूसरा का नाम था कर्ण चौपार, तीसरा का नाम था विश्व झोपड़ी और चौथे का नाम था लोमस ऋषि। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म अशोक ने बनाया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसी के मंत्री पुष्मित शुंग ने कर दी और इसके बाद मगध में एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम शुंग वंश की। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में पूछे अपने जो भी डाउट हो सो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।